हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक कल से नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें एक चैप्टर है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन, आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष। ये आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। जिसमें कल की क्लास में हम लोग सांख्यिकी, ये जान लीजिए कि सांख्यिकी से चैप्टर जुड़ा हुआ है। अवर्गीकृत आंकड़े वही होते हैं जो सांख्यिकी से रिलेटिव होते हैं, ठीक है। तो हम सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी की मीनिंग कल बता दिए थे, ठीक। आज हम जानेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं, ठीक है। आंकड़े क्या हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम जान लेते हैं आंकड़े क्या हैं, आंकड़े किसे कहते हैं, सांख्यिकी आंकड़े किसे कहते हैं। सांख्यिकी क्या है, मैं बताया था। सांख्यिकी का मतलब होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है कि सांख्यिकी आंकड़ों, ऐसे आंकड़े जो देश विदेश या किसी भी स्थान से संबंधित आंकड़े हों, जिन्हें हम कह सकते हैं संख्याओं में प्रदर्शित कर सकें, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं सांख्यिकी आंकड़ों की विशेषताएं, ठीक है। सांख्यिकी आंकड़ों की विशेषता समझ लेते हैं, उसके बाद आंकड़े समझते हैं। लिखेंगे हेडिंग सांख्यिकी आंकड़ों की विशेषताएं। सांख्यिकी आंकड़े मतलब आंकड़े जो होते हैं, सांख्यिकी होते हैं, वो सांख्यिकी आंकड़ों की क्या क्या विशेषता होती है, इसके विषय में समझ लेते हैं। जब तक ये विशेषता जो मैं बताने चल रहा हूँ आंकड़ों में ना पाई जाए, तब तक वो सांख्यिकी आंकड़े नहीं माने जाएंगे। और सांख्यिकी आंकड़े अगर नहीं है तो उसको हम अवर्गीकृत आंकड़ों में शामिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। अवर्गीकृत है, उसको अगर वर्गीकृत करेंगे तो आंकड़े कैसे होने चाहिए, सांख्यिकी में होने चाहिए। मतलब डाटास विच इज प्रेजेंटेड बाय नंबर्स आर नोन एज स्टैटिक्स। मतलब वे सभी समंक, वे सभी डाटा जिन्हें हम नंबर्स में, अंकों में, संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, उसे ही सांख्यिकी आंकड़े कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ विशेष विशेषता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे समंक, मतलब आंकड़े। समंक, या हम समंक ही लिख लेते हैं या आंकड़े लिख लेते, चलो आंकड़े समंक कर देते हैं। समंक, सांख्यिकी समंक की विशेषता है। तो समंक तथ्यों के समूह में होने चाहिए, पहली विशेषता है। मतलब जो समंक हैं, मतलब जो सांख्यिकी आंकड़े वही होंगे जो क्या होंगे भाई, सांख्यिकी आंकड़े वही होंगे जो समूह में हों। मतलब कहने का है कि सांख्यिकी आंकड़ों में किसी व्यक्तिगत इकाई का कोई रोल नहीं होता है। जब तक 2 या 2 से अधिक आंकड़े आपके पास नहीं होंगे, तब तक कोई भी आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, तब तक उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी आंकड़े मतलब समंक तथ्यों को क्या होने चाहिए, समूह में। जैसे कहा जाए, अगर हम समूह की बात करें तो जैसे मार्क्स दे दिया जाए, मार्क्स और स्टूडेंट दे दिया जाए, 20 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे पढ़ेंगे, 20 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 30 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स, 30 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं बेटा, ये क्या हैं, समूह में बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें यहाँ पर स्टैटिक्स होगी, लेकिन अगर कह दिया जाए राम ने, ऐसे कह दिया जाए हरि 20 अंक प्राप्त किया, ठीक है। हरि कितना अंक प्राप्त किया, 20 अंक। बताइए इसका कोई मतलब है, 20 अंक किसको प्राप्त किया, हरि। अब इसकी तुलना किसी से की जा सकती है, बोलिए, तुलना की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो क्या इस आंकड़े को हम सांख्यिकी में शामिल करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये व्यक्तिगत इकाई की बात कर रहा है। यहाँ पर जैसे अभी कहा दिया जाए हरि 20 अंक प्राप्त किए, काजल 50 अंक प्राप्त किए,
नेहा 30 अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पर हरी, काजल और नेहा आंकड़ों के एक समूह बन गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, निष्कर्ष जान सकते हैं। क्या जानेंगे भाई, एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं, ये एक दूसरे से संबंधित है, या औसत निकाल सकते हैं, मध्य का निकाल सकते हैं, बहुल का निकाल सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास एक नहीं, एक या एक से अधिक आंकड़े उपलब्ध होंगे तो एक दूसरे की तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, तो वहाँ पर कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर मिल जाएगा। लेकिन एक व्यक्तिगत इकाई से, जैसे मैं कह दिया नेहा ने 50 अंक हासिल किया, बताओ क्या हम नेहा को बेहतर बता सकते हैं? कभी नहीं। कब तब तक नहीं बता सकते जब तक इनके समान तुलना करने की कोई इकाई ना हो। तो जब इकाई दूसरी आ जाती है तो वहाँ पर तथ्यों का समूह बनता है, और वो तथ्यों का समूह क्या कहलाता है, सांख्यिकीय समंक कहलाता है। बोलिए समझ में आया? तो समंक कैसे होने चाहिए भाई, समंक तथ्यों के समूह में होने चाहिए, पहली विशेषता है। क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है। अगला है दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, समंक संख्यात्मक होने चाहिए। दूसरी विशेषता ये है कि समंक कैसा होना चाहिए, संख्यात्मक होना चाहिए। मतलब संख्यात्मक मतलब गुणात्मक तथ्यों को सांख्यिकी कभी ध्यान नहीं देती है, ये केवल कौन से तथ्य ध्यान में रखती है, संख्यात्मक। जैसे अगर हम कहें, जैसे यहाँ बताया गया है हरी ने 20 अंक हासिल किया, काजल ने 50, तो हरी और काजल और नेहा की जो इन्फॉर्मेशन दी गई बेटा के विषय में, ये अंकों की दी गई, संख्यात्मक दी गई है ना, तो ये आपका सांख्यिकी आंकड़ों में शामिल होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए राम इज ए गुड पर्सन, काजल इज ए गुड गर्ल, है ना, नेहा इज ए बेस्ट, तो इस तरह से ईमान, या कह दिया जाए हरी एक बेईमान है, काजल ईमानदार है, और नेहा जो है बहुत अच्छा, ना बेईमान है ना ईमानदार, इस तरह से अगर कह के हम बात करें तो क्या इसका कोई संख्यात्मक मापन हो पाएगा भाई? ईमानदार क्या कितना किलो में नापा जा सकता है? कभी नहीं, ठीक है। तो ऐसे आंकड़े जिन्हें हम संख्या में व्यक्त कर सकें उसको हम यहाँ शामिल नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल हम सांख्यिकीय आंकड़ों को ही शामिल करते हैं। समझ में आई बात? चले, मतलब संख्यात्मक होने चाहिए, समंक कैसे होने चाहिए, संख्या में प्रदर्शित होने चाहिए, ठीक है। तीसरा समंकों में एक रूपता होनी चाहिए। अगली विशेषता क्या है बेटा, समंकों में क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए, है ना। मतलब एक रूपता सजातीयता मतलब क्या, जैसे हम कहें यहाँ पर हरी 20 अंक पाए हैं, काजल का भी 20 अंक 50 अंक है, नेहा का भी 30 अंक है, ये इसमें एक रूपता है। लेकिन यहीं पर कह दिया जाए हरी 20 अंक प्राप्त किए, काजल की उम्र 25 वर्ष है, ठीक है। नेहा की लंबाई दे दिया जाए 4 फीट है, ऐसा कुछ कर दिया जाए, ठीक है। तो कहने मतलब अब देखिए, हरी का अंक दिया गया है, काजल की उम्र दी गई है, और नेहा की लंबाई दी गई है। अब आंकड़े कैसे हो गए, क्या एक रूपता है आंकड़ों में? बोलिए नहीं है ना। अब क्या इसमें कोई आंकड़ा मतलब कोई किसी प्रकार का निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बोलिए भाई, अगर इससे तुलना करेंगे तो यहाँ उम्र, यहाँ अंक, यहाँ लंबाई, देखो सबका अपना अपना अलग अलग रोल अदा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे आंकड़े सांख्यिकी आंकड़े में शामिल नहीं किए जाते, जहाँ पर क्या हो, एक रूपता हो। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 20 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट है, 30 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 50 मार्क्स पाने वाले 10 स्टूडेंट। मतलब इस तरह से जो जिनके विषय में इन्फॉर्मेशन दी जाए उस इन्फॉर्मेशन में क्या हो, एक रूप संबंध हो, वही आंकड़े क्या होंगे, सांख्यिकीय आंकड़े माने जाएंगे। समझ में आई बात? चलिए अगला चौथा है, आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। मतलब जो आंकड़े होते हैं बेटा वो क्या हों, एक दूसरे से संबंधित हों। एक दूसरे से संबंधित मतलब क्या, जैसे दिया गया है हरी 20 अंक पाए हैं तो काजल 50 अंक पाए हैं। मान लीजिए काजल कितना अंक पाई, 50 अंक। तो अब काजल का ये 50 अंक और ये 20 अंक दोनों संबंध है कि नहीं है?
तो इस तरह से एक समांक होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अगला पॉइंट नोट करेंगे, 5वां है समांक एक से अधिक कारणों द्वारा प्रभावित होने चाहिए। मतलब ये भी विशेषता होनी चाहिए, कौन सी? समांक एक से अधिक कारणों द्वारा प्रभावित होना, मतलब कारणों से प्रभावित, एक से अधिक कारणों से प्रभावित होने चाहिए। मतलब जो सांख्यिकी समांक होते हैं बेटा, उस पर किसी एक तथ्य का प्रभाव ना पड़ रहा हो, एक से अधिक तथ्यों का प्रभाव पड़ रहा हो। जैसे अगर कह दिया जाए फसल इस समय अच्छी हुई, तो फसल अच्छी हुई तो कोई जरूरी नहीं बरसात हुई तभी फसल अच्छी हुई। भाई खाद भी डाला गया, सिंचाई भी कराई गई, निराई गुड़ाई ये सब कराया गया, तब जाके फसल अच्छी हुई ना। तो फसल अच्छे होने का एक कारण नहीं है, अनेक कारण है। ऐसे फसल खराब हो गई तो खराब होने भाई खाद ना पड़ी होगी, समय से निराई नहीं कराई गई होगी, सिंचाई, तो अनेक कारण, मतलब कह सकते हैं सांख्यिकी आंकड़े होते हैं अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो वो आंकड़े क्या होते हैं? सांख्यिकी आंकड़े माने जाते हैं। ठीक है, आप ले लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आंकड़ों में तुलनीयता होनी चाहिए। मतलब जो आंकड़े हों बेटा उसमें क्या हो? तुलनीयता हो। तुलनीयता मतलब एक दूसरे से तुलना किया जा सके, ऐसे आंकड़े होते हैं, उसे सांख्यिकी आंकड़ों में शामिल किया जाता है, सांख्यिकी समांकों में शामिल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये विशेषताएं आपको समझ में आ गई। तो जिन आंकड़ों में ये विशेषता पाई जाएगी बेटा उन्हें सांख्यिकी आंकड़ों में शामिल करेंगे। ठीक है, उससे संबंधित जो भी निष्कर्ष निकालना होगा उस निष्कर्ष को हम जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़े या समांक। समांक क्या होते हैं, या इसको अंग्रेजी में डाटा कहते हैं। समांक क्या होते हैं, अब बात इसकी की जा रही है। ठीक है, समांक किसे कहते हैं? समांक क्या है, डाटा क्या है, या आंकड़े, यहाँ क्या ले सकते हैं? आंकड़े। आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आंकड़ों का मतलब होता है सूचनाओं का संग्रहण, है ना। अगर हम साधारण भाषा में बोले तो जो सूचनाएं होती हैं उन सभी सूचनाओं का एक कलेक्शन जो होता है, इकट्ठा होता है, वो हमारे लिए आंकड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो साधारण भाषा में लिख सकते हैं सूचनाओं का संग्रहण आंकड़े कहलाते हैं। ठीक, सिंपल सी परिभाषा मैंने लिख दिया। क्या लिखा? सूचनाओं का संग्रहण आंकड़े कहलाते हैं। मतलब जो सूचनाएं होती हैं संग्रहित की जाती है, हमारे लिए क्या हो जाता है? आंकड़ा, एक डाटा हो जाता है, एक समांक हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन ये सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? संख्यात्मक होनी चाहिए। तो लिखेंगे संख्यात्मक सूचनाओं का संग्रहित रूप आंकड़ा कहलाता है। आंकड़ा कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? संख्यात्मक सूचनाओं का संग्रहित रूप। यहाँ पर सोचें भाई, जैसे आप तमाम स्थानों पर किसी विद्यालय से संबंधित, किसी राज्य से संबंधित, किसी देश से संबंधित अनेक सूचनाएं इकट्ठा करते हैं ना, वो सूचनाएं अगर संख्यात्मक रूप में है, किस रूप में है? संख्यात्मक रूप में है, और उन संख्याओं को, उन आंकड़ों को आप कलेक्ट कर, उन सूचनाओं को आप कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो आपके पास एक डाटा बन जा रहा है। ठीक है, मतलब जिसमें सांख्यिकी संबंधी जो अनुसंधान करता होता है वो अनेक प्रकार के संख्यात्मक समांकों को कलेक्ट करता है, इस सूचनाओं को कलेक्ट करता है। यही सूचना उसके लिए क्या बन जाती हैं? डाटा बन जाती है। ठीक है, तो डाटा के प्रकार की बात करेंगे।
सम आंकड़ों के प्रकार। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे 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 कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं किसी विद्यालय में, किसी विद्यालय में, किसी जैसे विद्यालय में 15 छात्रों के प्राप्तांक। ठीक है, विद्यालय में 15 छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं। प्राप्तांक जैसे दिए गए 15 छात्रों के से 20, 30, 50, 70, 80, 10, 15, 30, 35, 40, 50। ठीक है, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 35, 40, 45 और 40, ये 15 हो गए। तो इस तरह से 15 छात्रों का जो प्राप्तांक हमको प्राप्त हुआ सूचना के रूप में, वो हमारे लिए क्या है, आंकड़ा है। समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो ये आंकड़े जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये बिखरे हुए हैं, ये अवर्गीकृत हैं, इनका कोई वर्गीकरण नहीं हुआ है, लेकिन इनको हम क्या करेंगे, इन्हीं आंकड़ों को इस तरह से हम व्यवस्थित करेंगे कलेक्ट करके, जिसको हम किसी आयत चित्र में सारणी के रूप में प्रस्तुत कर सकें और उस पर आवश्यकता पड़ने पर उससे एक निष्कर्ष की जानकारी कर सकें। ठीक है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, सांख्यिकी आंकड़ा। ठीक है, तो लिखेंगे अब आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार। ठीक, आंकड़ों के प्रकार में पहला लिखेंगे, आंकड़ों के प्रकार को हम एक एक दोनों प्रकार को थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी इसकी विधियां हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, जिसमें लिखेंगे प्राथमिक आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं भाई, या प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक आंकड़े पहले समझ लीजिए, प्राथमिक नाम से स्पष्ट हो रहा है प्राइमरी डाटा। वे डाटे मतलब वे डाटा प्राइमरी मतलब कह सकते हैं कि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो शोधकर्ता द्वारा शोध कार्यों में प्रथम बार शुरू से लेकर अंत तक प्राप्त किया गया हो, तो वो आंकड़े क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, लिख लेंगे वे आंकड़े जिसे शोधकर्ता द्वारा प्रथम बार शुरू से अंत तक प्राप्त किया हो उसे प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े क्या, वे आंकड़े जिसे शोधकर्ता द्वारा प्रथम बार मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब जिसका मतलब ऐसे आंकड़े जिसे इसके पहले कोई ना प्राप्त किया हो और ना ही प्रकाशित किया हो, वो आंकड़े क्या कहलाते हैं बेटा, शुरू से अंत तक प्राप्त किया होगा प्रथम बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो उसे प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं। मतलब जैसे अगर आप जाने किसी, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर एग्जाम्पल बताया जाए तो किसी यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारियों के पारिवारिक स्थिति के बारे में अध्ययन, ठीक है, या किसी देश की जो कृषक लोग हैं, ठीक है, किसी देश में जो कृषक लोग हैं उन कृषकों की निर्वाह की स्थिति की जानकारी, ठीक है, जिसे कभी कोई प्रकाशित ना किया हो, ना ही किसी द्वारा कलेक्ट किया गया हो, केवल शोधकर्ता अपने शोधन प्रक्रिया के माध्यम से शुरू से लेकर अंत तक प्रथम बार उसको प्राप्त किया हो, वो उसके लिए क्या होगा, प्राथमिक आंकड़ा होगा। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरा पॉइंट, द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े भाई क्या होते हैं, लिखेंगे भाई द्वितीयक आंकड़े नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, वे आंकड़े जिसे किसी अन्य
व्यक्ति या संस्था या एजेंसी द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो और प्रकाशित कर दिया गया हो। शोधकर्ता केवल उन आंकड़ों का प्रयोग कर रहा हो तो वो आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े। मतलब जो कोई ना कोई प्राप्त करके प्रकाशित कर दिया है, कोई ना कोई संस्था प्रकाशित कर दिया है, और लेकिन शोधकर्ता उसको जब प्राप्त कर रहा है तो सेकंड टाइम प्राप्त कर रहा है। ऑलरेडी मतलब जो एग्जैक्ट ऑलरेडी मतलब पहले से प्रकाशित हो चुका है, ऐसे आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ठीक है, लिख लेंगे वे आंकड़े जिसे कोई व्यक्ति या एजेंसी द्वारा प्रकाशित कर दिया गया हो। शोधकर्ता केवल उसका उपयोग कर रहा हो, उसे द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। उसे द्वितीयक आंकड़े मतलब क्या? वे आंकड़े जिसे कोई व्यक्ति या एजेंसी द्वारा प्रकाशित कर दिया गया हो लेकिन शोधकर्ता केवल उसका प्रयोग कर रहा है। ऐसे कोई ना कोई से प्राप्त कर चुका है पहले से, बाद में शोधकर्ता को प्राप्त हुआ मतलब मालूम हुआ कि ये एजेंसी ने इस प्रकार के आंकड़े जारी कर रखे हैं। ठीक है, तो उन आंकड़ों को वो क्या करता है? कलेक्ट करके उसको अपने शोध कार्यों में प्रयोग करता है। ठीक है, ऐसे आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, अजय इसको द्वितीयक आंकड़े या गौड़ आंकड़े के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी किसी भी देश की जनसंख्या के वृद्धि या वहाँ की निर्वाह स्थिति के बारे में पेपर न्यूज में आदि द्वारा प्रकाशित कर दिया गया हो तो उसको कोई प्राप्त करता हो, प्राप्त करने पर उस पर सर्च कर रहा हो तो वो आंकड़े उस सर्चर के लिए मतलब रिसर्चर के लिए, शोधकर्ता के लिए क्या होगा? द्वितीयक आंकड़ा होगा। समझ में आया बेटा? तो उम्मीद करते हैं कि आज सांख्यिकी समूह की विशेषताएं, आंकड़े और आंकड़े के दोनों प्रकार क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कल हम प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े के कलेक्शन पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा यानी कि विधियाँ। जब हम कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम सारी क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर बारंबारता बंटन पढ़ेंगे। ठीक है, और बारंबारता जब बंटन पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे आंकड़ों का आयत चित्र। जब आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे निष्कर्ष। अभी 3-4 स्टेप पर पढ़ना है। ठीक है बेटा, पूरा पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे जिससे आपको नॉलेज भी हो, कोर्स भी पूरा हो। लेकिन आपको जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।